तो आप समझ में आ गया बेटा। तो हमारे पास क्या रहता है इस तरीके से। तो कंडक्टर आप समझिए बेटा क्या था कि द सब्सटेंस है ना विच पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ, और इसके टू टाइप है। क्लियर है? ये वैसे आप बहुत बेसिक सी चीज है, नाइन्थ आई थिंक 9th 10th में भी आ जाता होगा इतना तो, शायद 10th में है ना, कि वहां पे भी इतना तो इलेक्ट्रिसिटी में रहता होगा। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर है ना, या मतलब इंसुलेटर, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स। क्लियर? तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल तो आई थिंक 9th 10th में भी आ ही जाते हैं। तो कंडक्टर तो वही चीज है, लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो अपने थ्रू चार्ज को पास करा सके, है ना, ये पॉइंट मेन है। मतलब ये कुछ बच्चे केवल इतना सा बोल देते हैं कि द सब्सटेंस व्हिच हैविंग अ टेंडेंसी टू पास द चार्ज देयर पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ, ये बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया जी? चलो जी बेटा, मतलब इसके बिना ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसके टाइप आए, तो जिसमें अभी बता रहा था मेटालिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, वो एटम भी किसके, मेटल के या मेटलॉइड्स के, जो अपने थ्रू है ना चार्ज पास कराते हैं। कैसे कराते हैं वो मैंने आपको उस दिन बताया था कि मेटालिक कंडक्टर की जो मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है कि भाई जो एक ही तरह के एटम्स होते हैं मेटल या मेटलॉइड के, ये एक दूसरे के पास पास कैसे होते हैं, मेटालिक फोर्सेस से। मेटालिक फोर्स कैसे बनते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एटम्स होते हैं है ना, इन्हीं के जो फ्री, जो वॉइड स्पेस में इन्हीं के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब एक वो लॉस कर देंगे तो जो एटम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। ठीक है बेटा? तो उसको पॉजिटिवली चार्ज कर्नल और उन्हीं के फ्री इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से ये सब पास पास होते हैं बेटा। अब आपने क्या करा, उसमें पीछे से चार्ज पास करा। ठीक है? अब देखो, जो बच्चे सैटरडे और फ्राइडे नहीं होंगे शायद, वो मेरे इस वर्बरी लेक्चर को ना समझ पा रहे हो। ठीक है? नहीं तो देखो, ये चीजें होती है कि एक दूसरे से चीजें जुड़ी होती है। जो शायद फ्राइडे को यहाँ एक्टिव होंगे, क्लियर, या जो इसमें क्लास में हो लेकिन दिमाग कहीं और हो, उन्हें वर्बली समझने में दिक्कत हो। ठीक है? लेकिन जिन्होंने क्लास में समझा होगा और मैं वर्बली जो समझा रहा हूँ उनको कोई इशू नहीं आ रहा होगा। तो बेटा इसलिए जब भी पढ़ो चाहे थोड़ा पढ़ो, है ना, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ा करो। ठीक है? नहीं फॉर्मेलिटी के लिए प्रेजेंस जरूरी नहीं होती। ठीक है ना? चलो, तो हमारे पास क्या रहता है कि पॉइंट कहाँ पर आता है हमारे पास, देखो बेटा। तो मेटालिक, तो वो क्या होता है कि पीछे की तरफ से जब चार्ज पास होगा, ठीक है ना, पीछे की तरफ से जब चार्ज पास होगा, याद करो मैंने क्या पढ़ाया था उस दिन कि हमारे पास जैसे पॉजिटिवली चार्ज कर्नल होते हैं और इन्हीं के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके वॉइड स्पेस में। ठीक है? और ये सब पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, कर्नल्स होते हैं। क्लियर? याद आ गया आपको बेटा? तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि इनमें अब पीछे से आपने जब चार्ज को पास करा है, क्लियर है, अब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आए तो वो क्या करते हैं, मैंने मैकेनिज्म से समझाई थी कि पॉजिटिवली चार्ज कर्नल को भी वैसे तो वो अपने ही फ्री इलेक्ट्रॉन से अटैच है मतलब, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। पीछे से इलेक्ट्रॉन बना तो अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इनमें भी अट्रैक्शन फोर्स बनता है। तो अब वो जब इन्होंने इसको लिया, एक्सेप्ट किया, तो वहां पे क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन फालतू होने लगे। फिर अभी तो बैलेंसिंग है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज कर्नल में एक एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी और एक अट्रैक्शन है। लेकिन जब बेटा ये पीछे के इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए तो वो अट्रैक्शन तो अब यूजलेस हुआ। तो वो एक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी बन गई और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में आपस में एक रिपल्शन हुआ। तो आपने किसी स्ट्री मटेरियल से पढ़ा होगा तो आपने यही पढ़ा होगा, जब किसी मेटालिक कंडक्टर में हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। उस रिपल्शन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर। ठीक है ना बेटा? तो इस तरीके से ये चीज थी। क्लियर? तो ये इसकी मैकेनिज्म है कि कैसे मेटल या मेटलॉइड्स की जो मटेरियल होते हैं वो अपने थ्रू चार्ज को पास कराते हैं। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हैं बेटा? ये जो एक ही मेटल के एटम है वही तो हुआ, या मेटलॉइड के जो एटम है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ, है ना, मेटल लाइक कंडक्टर। कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, है ना, कि इन द फॉलोइंग विच फॉलोज द चार्ज थ्रू इटसेल्फ इन ए मेटालिक कंडक्टर। ठीक है ना बेटा? तो वहाँ पे याद रखना इन चीज़ों को, ऑप्शनल अभी बोर्ड में तो बोर्ड में भी आने लगे ऑप्शन सवाल। क्लियर ना? तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से दें। अब आया एक आयनिक कंडक्टर। तो आयनिक कंडक्टर क्या होता है, याद करो कि हमारे पास जैसे कैथोड है एनोड है, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट का, है ना, एक्वस या मोल्टन सोल्यूशन, याद आ गया। और ये हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक रॉड्स होती हैं, है ना। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड, याद है आपको? क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास, हमने उस दिन क्या बताया था, यहाँ ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये कंडक्टर का काम करता है ना। क्लियर? वैसे देख रहे हो आप, इसमें दोनों ही चीजें, ये मेटल की रॉड क्या है, मेटालिक कंडक्टर, मतलब जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें दोनों चीजें प्रेजेंस है। ये जो मेटल की रॉड होती है ये क्या है, ये इस टाइप की मेटालिक कंडक्टर है। और इन दोनों मेटल की रॉड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जो कैटाइन एनाइन के थ्रू भरा हुआ है बेटा, ठीक है, वो आपका क्या है, आयनिक कंडक्टर है। ठीक है?
तो इस तरीके से देखो, अब आयनिक कंडक्टर क्या होते हैं बेटा, जो आइंस बन के, ठीक है, दैट मटेरियल है ना, मतलब ये भी क्या है, कंडक्टर है तो मतलब कि अपने थ्रू चार्ज को पास कराता होगा। क्लियर है पॉइंट। तो अब अपने थ्रू कैसे कराता है, ये आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक जो पीस बना, मतलब एक कैटाइन और एक एनाइन, कैटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये एफिशिएंट। तो ये अपनी एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए क्या होता है बेटा, है ना, फ्लो करते हैं, है ना, एक कॉर्नर टू द अनदर कॉर्नर। इस तरीके से यहाँ भी चार्ज का फ्लो होता है। तो ये हमारे आयनिक कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज और पढ़ाई थी बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया है। ठीक है, तो वो क्या चीज थी, याद करो कि जो हमारे आयनिक कंडक्टर होते हैं, मतलब जितने भी आयनिक कंपाउंड है, वो किस कैटेगरी में आएंगे आपके। ठीक है, आयनिक या हाईली पोलर कंपाउंड जो है, जैसे मान लो HCl है। क्लियर है पॉइंट। वो क्या है, वैसे तो कोवलेंट इन नेचर में, मुझे कैसे बना, H और Cl के बीच में शेयरिंग ही तो हुई है। H2SO4 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर के बीच में क्या हुआ है बेटा, एक शेयरिंग ही तो हुई है। क्लियर है। लेकिन वो क्या है, हाईली पोलर है, और मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है उनमें। तो वो डाइपोल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं उनमें। तो जैसे ही थोड़ा सा आपने उसमें पानी डाला या उन्हें हीट किया, तो वो आइंस में टूट जाते हैं। क्लियर। तो अब तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने लगे। तो आयनिक कंपाउंड है ना, या जो हाईली पोलर आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, वो हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये आयनिक कंडक्टर की या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है ना। तो कभी कभी ये कैटेगरी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे इन चारों में चार ऑप्शन दे दिए, चार सवाल दे दिए, इनमें से कौन इलेक्ट्रोनाइटिक कंडक्टर का काम करेगा। तो आप उसमें देखो बेटा, कौन एक आयनिक कंपाउंड दे रखा है और अच्छा चारों में कोई भी आयनिक नहीं है ना, तो स्ट्रॉन्ग पोलर कौन सा है, जो स्ट्रॉन्ग पोलर होगा वो किसका काम करेगा आपका, है ना, मेटा आयनिक कंडक्टर का। क्लियर पॉइंट, आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। चलो, अच्छा एक, चलो अभी इसी में आगे भी आ जाएगा ये पॉइंट। आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा अंतर है। ठीक है, वो चलो अभी लेंगे, इसलिए आगे टॉपिक है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या हो, वो आयनिक कंडक्टर में। क्लियर है। अब आयनिक कंडक्टर पे हमने एक सवाल और कराया था, आपको याद हो कि आयनिक कंडक्टर जब सॉलिड स्टेट में होते हैं, क्लियर है, तो वो एक बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन आयनिक कंडक्टर जब आपके एक्वस स्टेज या आपके किसमें होते हैं बेटा, मोल्टन स्टेज में होते हैं, तो वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम है। क्लियर पॉइंट। आगे समझ में कैसे था, याद करो कि बेटा देखो, आयनिक कंडक्टर आइंस बन के फिर फ्लो करते हैं ना, मूव करते हैं ना। क्लियर, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरह। लेकिन अगर यही आयन एक दूसरे से बने हुए हैं, तो ये फ्लो ही नहीं कर पाएंगे। फ्लो ही नहीं कर पाएंगे तो इनके थ्रू चार्ज फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अनदर कॉर्नर कैसे जाएगा। आगे पॉइंट समझ में। तो आइंस का फ्री होना जरूरी है फॉर फ्लो द चार्ज, है ना, थ्रू इटसेल्फ। अपने थ्रू चार्ज को फ्लो कराने के लिए आइंस का बना रहना जरूरी नहीं है, बल्कि आइंस का फ्री रहना जरूरी है। एक सीधी सी एक स्टेटमेंट आपको अगर याद हो जाए, तो वही सवाल का आंसर है। ठीक है ना, तो दो सवाल मिलते हैं। ठीक है ना, आयनिक कंडक्टर आर गुड कंडक्टर इन एक्वस स्टेट इन मोल्टन स्टेट, या दूसरा सवाल बनता है कि आयनिक कंडक्टर इज एन बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, व्हाई, ए सॉलिड आयनिक कंपाउंड वर्क एज ए बैड कंडक्टर। ठीक है ना बेटा। तो देखो सीधा, तो आपका जवाब क्या है कि जब कोई भी आयनिक कंपाउंड को मतलब सॉलिड स्टेट में होता है, वहां उसके इलेक्ट्रो मान जो आयन्स होते हैं, वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं, है ना, फ्री टू मूव नहीं होते, इसलिए वो बैड कंडक्टर का काम करता है। वो अपने थ्रू चार्ज को पास नहीं करा पाता। और यहीं पर क्या होता है बेटा, जब हम उसमें एक्वा सोल्यूशन डाल देते हैं, मतलब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, एक्वा सोल्यूशन नहीं डालते, मतलब हम आयनिक कंपाउंड में थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, जिससे अब एक एक्वा सोल्यूशन बन जाता है। क्लियर। तो वहां पे पानी डालते ही क्या होता है, आयंस मतलब जो आयनिक कंपाउंड होता है, उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ब्रेक हो जाता है, वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, उसका रीजन भी बताया था मैंने। ठीक है, क्या बताया था आपको, ध्यान दो कि हमेशा आयनिक कंपाउंड का या सॉल्युबिलिटी में हम इतना सीख चुके हैं, क्लियर है पॉइंट, कि जब तक हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, जिससे बेटा लैटिस एनर्जी से, तब तक लैटिस ब्रेक नहीं होगी। ठीक है ना बेटा। तो लैटिस ब्रेक, आयनिक कंपाउंड की लैटिस को ब्रेक होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एक्वस एनर्जी का ज्यादा होगा। ठीक है ना, मतलब सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी का ज्यादा होगा। क्लियर पॉइंट। तो जैसे ही पानी से वो हाइड्रेशन मिलती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है बेटा, वो अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर, या आप हीट करते तो हीट करने से वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टूट जाता है। ठीक है। तो देखो ये हमने सारी चीजें अभी तक आपको रिवाइज कराई, है ना। एक और चीज बची जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दी थी आपको, वो क्या थी बेटा, याद करो। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, कि जो हमारे मेटालिक कंडक्टर होते हैं, हीट करने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, इन मेटालिक कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होती है, मतलब जो नेचर ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है, ठीक है, टेंडेंसी टू फ्लो ऑफ चार्ज होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, वो बेटा वो डिक्रीज हो जाती है। आगे पॉइंट समझ में।
क्यों हो जाती है उसका रीजन भी हमने एक्सप्लेन किया था। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर या तो वो पूछ लेता है ना, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन मेटालिक कंडक्टर या आयनिक कंडक्टर। आयनिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है ना, आयनिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर है ना क्या क्या चेंजेस आता है उसमें, उसके नेचर में, या वो आपको आंसर बता देता है तो रीजन पूछता है। ठीक है, रीजन तो दोनों केस में लिखना होता है बेटा, ये नहीं केवल कि इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी एक वर्ड का आंसर आप देकर छुट्टी कर दो। रीजन तो पूछे या ना पूछे आपको लिखना ही होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जब हम मेटेलिक कंडक्टर को हीट करते हैं तो मेटेलिक कंडक्टर के जो बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है दैट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो द चार्ज, कौन है इसके लिए चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल, पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हीट करने पर ये दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका एक दूसरे के थ्रू, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इसने लिया फिर इस पे आता है, इस पे आता है, इस पे आता है, इस पे आता है, ये वन बाई वन जाता है बेटा सब पे रिपल्शन होते हुए। मतलब एक जगह अट्रैक्शन, एक जगह रिपल्शन, एक जगह रिपल्शन, एक जगह अट्रैक्शन, तो आगे की तरफ गया, देन रिपल्शन हुआ तो आगे की तरफ गया, फिर एक अट्रैक्शन था आगे वाले से, इस तरीके से मूव करते तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है ये। अब हीट करने पर यही दूर दूर हो जाएगी। अब एक एटम यहाँ है, दूसरा एटम यहाँ है, सोचो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना एक है, दोनों अगल बगल में है तो कहाँ आसानी से करेंगे, ठीक है ना, जब जितने पास पास होंगे। तो हीट करने पर मेटालिक कंडक्टर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जो चार्ज को फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, वो दूर दूर हो जाता है, जिसकी वजह से टेंडेंसी टू फ्लो द चार्ज क्या जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। आगे पॉइंट समझ में क्लियर है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्लियर है। चलो अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं, किस बात की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा हम, अब इसकी तरफ, ये इस पे इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखो ये तो आयंस जितनी जल्दी पहुंचेंगे अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड पर उतनी जल्दी चार्ज चार्ज फ्लो करेगा, तो फ्री टू मूव तो है। अब जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इन आयंस की काइनेटिक मोशन बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बनी, जल्दी जल्दी मूव करे, जल्दी मूव करके अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जल्दी चार्ज फ्लो होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आयनिक जो कौन कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बेटा क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, और जो मेटालिक होते हैं उनकी डिक्रीज कर जाती है। तो देखो अभी तक के लेक्चर्स में जो हम बोर्ड में जो क्वेश्चंस बनते हैं क्या बनते हैं, एक जो अभी लास्ट में पढ़ाया है ना, टेम्परेचर ऑफ द टेम्परेचर का इफेक्ट मेटालिक और आयनिक कंडक्टर पे, ठीक है। और एक शुरू वाली चीज क्या थी, जो मेटालिक और आयनिक कंडक्टर का डिफरेंस होता है उनमें, मतलब चार्ज को फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, दो, ठीक है नहीं। और तीसरी चीज बेटा जो हमारे पास थी वही क्या क्या थी, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, सॉलिड स्टेट और लिक्विड, वो केवल इस पे बेस्ड थी है ना, वो केवल नेचुरल। तो अभी तक के आप देखना बोर्ड में ये तीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अभी तक के हमारे लेक्चर जो हमारा अभी तक का हुआ, ठीक है। तो ये तो देखो 10 से 15 मिनट में, 10 से 12 मिनट जो भी हुआ हमारा, ठीक है। इसमें तो हमने क्या करा, वो चीज़ रिवाइज कराई है ना, जो हमने लास्ट टाइम फ्राइडे को कराई थी। और बेटा उसका पर्पज़ ये था कि देखो अब इसलिए कि बेटा ये बहुत बेसिक है, इस पे हमारी बहुत सारी चीज़ें चैप्टर की डिपेंड है, ठीक है। पेपर में ये डेफिनेशंस नहीं आती, ये डिफरेंस नहीं आते, बट ये जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है यही पूरे चैप्टर में चलेगा, ठीक है ना। हर छोटी छोटी चीज में यही घूम के आएंगे हम, और एक दो चीज पढ़ाने वाले हैं कुछ आने वाले दिनों में, वही बेसिक चीज हर चैप्टर, जैसे आपको याद करो सोल्यूशन के चैप्टर में हमने सॉल्युबिलिटी को फोकस होकर पढ़ाया कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कैसे बनती है, समझ में आया नहीं। और आप देख रहे थे चाहे आप हेनरी लॉ के रीजन में जाओ, चाहे आप राउट लॉ फॉर वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल के रीजन में जाओ, चाहे आइडियल नॉन आइडियल के रीजन में जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव, हर जगह वही घूम रहा था। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट, एंड इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सब में वही चीज घूम रही थी बेटा लास्ट तक टिल द एंड तक, चाहे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो, ऑस्मेटिक प्रेशर, समझ में आ गया नहीं बेटा। तो वो कुछ हर चैप्टर की कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो पूरे चैप्टर में लगती हैं बेटा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक चलेंगे कुछ दिन, इसीलिए मैंने रिवाइज किया कि फ्राइडे को जो बच्चे नहीं थे या जो यहाँ होके भी नहीं थे, समझ में आ गया नहीं, उन जैसे बच्चों के लिए था। क्लियर है। तो मान लो मेरे 15 मिनट जरूर लगे, लेकिन क्योंकि वो काम आएगा तो इसको याद रखना बच्चा है ना आप लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम नई चीजों की तरफ। तो नई चीजों में क्या है, देखो बेटा हमारे पास टॉपिक जो है, देखो इलेक्ट्रिक हुआ, आयनिक कंडक्टर हुआ, इसके बाद देखो टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, ये जो टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है वो हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो आप पढ़ के आए हो बेटा, ये 11th क्लास में भी हमने पढ़ाया था, याद करो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो टाइप ऑफ, तो हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा, देखो जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं है ना, वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना। ये पहले तो आयनाइज्ड होते हैं, देन क्या होते हैं बेटा, डिसोसिएट होते हैं। अच्छा तो पहले हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई आयन हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ तो बाद में बढ़ेंगे, कि देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द आयनाइजेशन एंड द
इलेक्ट्रोल सॉरी डिसोसिएशन, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है किसके बीच में बेटा, डिसोसिएशन और आयनाइजेशन के बीच में, ठीक है। तो आपको याद है जैसे हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ाई थी, तो ये बताया था कि भाई केमिकल रिएक्शन और सॉल्युबिलिटी एक ही मतलब एक ही पाथ है। स्टार्टिंग की चीज सॉल्युबिलिटी होती है, देन आगे की चीज केमिकल रिएक्शन होती है। याद आया कुछ, जैसे क्या, जैसे मान लीजिए पहले मैंने शुगर है वो वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या होगा, जो एनर्जी एक्सचेंज होगी पहले उससे शुगर शुगर के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, वाटर वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और शुगर और वाटर मॉलिक्यूल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना। अगर हम हीट करके या किसी एनी अदर सोर्स के थ्रू और एनर्जी दे दें तो क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल अब पहले तो आपस में अलग अलग हुए, फिर वाटर के मॉलिक्यूल के टुकड़े हो जाएंगे और वो अपने आयंस में एटम्स में टूट जाएंगे। आगे समझ में। ऐसे ही ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसके टुकड़े हो जाएंगे। अब जब टुकड़े हो गए, ये जो आइटम बने या आइंस बने, ये क्या होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब ये इसका कुछ एटम मिलके, जैसे मान लो छोटी रिएक्शन समझो, N2+3H2 है ना। तो इनको मिक्स करेंगे तो पहले तो सॉल्युबिलिटी आएगी, N2 के मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे, H2 के अलग होंगे। फिर क्या होगा, जब एनर्जी और ज्यादा एक्सचेंज हो रही होगी, तो ये तो सॉल्युबिलिटी है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे में मिक्स हो गए, दैट इज सॉल्युबिलिटी। क्लियर है। लेकिन जब अगर हम इससे आगे बढ़े बेटा, तो क्या होता है, N2 मॉलिक्यूल के ब्रेक होके NN एटम बने, H2 मॉलिक्यूल ब्रेक होके हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम बना। आगे पॉइंट समझ में, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास, और फिर वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बने, है ना, NH3 बने। क्लियर है पॉइंट, कोई इशू। ये बेटा देखो हमारे पास चीज है, क्लियर है। तो हम यहाँ से इस तरीके से चीजें होती है, तो शुरू में सॉल्युबिलिटी देन केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, शुरू में आयनाइजेशन, शुरू की चीज क्या कहलाती है, आयनाइजेशन। और उसके बाद की एक समय बाद की एक लिमिट बाद की चीज क्या कहलाती है बेटा, डिसोसिएशन। ठीक है। तो अब देखो वो क्या होता है, जैसे कोई भी बेटा सॉलिड कंपाउंड है ना, जैसे मान लो कोई कैटाइन या एनाइन से मिलके बना हुआ है, ठीक है, उनमें क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। कुछ स्पेसिफिक कैटाइन के चारों तरफ क्या होते हैं बेटा, है ना, एनाइन होते हैं। क्लियर। यही चीज होता है हमारे पास फिक्स, कि भाई अब वो किसी के जैसे NaCl था, तो 1Na आइन जो है अपने सराउंडिंग में बेटा 6Cl आइन को अरेंज करता है। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बने हुए होता है। और ये तभी तो देखो, जैसे आप NaCl देखो सॉलिड, है ना, मतलब उसका पीस लो, आप उसको टच करो, क्या आपको कोई चार्ज का फील होता है, नहीं होता ना। क्लियर। क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो मतलब अपोजिट आइन और बैलेंस, जैसे एक कैटाइन को जितने एनाइन चाहिए अपने इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए, वो उसके चारों तरफ अरेंज हो गए। तो वो एक न्यूट्रल कंडीशन में सॉलिड स्टेट में एक दूसरे से बने हुए होते हैं। ठीक है। तो आइन से बना है, लेकिन फिलहाल जब इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक दूसरे से बने हुए हैं, तो वो आयनिक कंडीशन में नहीं है। पॉइंट मेरे समझ में आ गया। वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, बैलेंसिंग फोर्सेस के थ्रू बन गए। समझ में आया भाई। न्यूट्रल होता है, आप देखो एक किसी भी कोई भी कंपाउंड ले लो, आप Na2CO3 ले लो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे होता है ना चूना पत्थर, आप उस पर उंगली रख के देखो तो कोई चार्ज का फीलिंग है, वो न्यूट्रल कंडीशंस में है। वो बैलेंस मतलब एक कैटाइन को जितने भाई कैल्शियम आइन को जितने चाहिए एनाइन अपने सराउंडिंग में, उसने उसने आयरन को जितना चाहिए, कॉपर को जितना चाहिए। तो जो न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए जितने अपोजिट आइन चाहिए होते हैं और एनाइन को जितने कैटाइन चाहिए होते हैं, वो एक दूसरे से मिलके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बनकर न्यूट्रल स्टेज में तो होते हैं। आ गया पॉइंट समझ में। लेकिन अब क्या होता है, जैसे आपने एक्वस मीडियम दिया, क्लियर, या आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा कि ये पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने लगेगा। और जब ब्रेक करने लगता है तो इनमें एक पोलैरिटी डेवलप होने लगती है। मतलब वैसे आयनिक थे लेकिन न्यूट्रल हो चुके थे, बन गए थे एक दूसरे से न्यूट्रल कंडीशन। आया पॉइंट समझ में। क्या होता है, धीरे धीरे जब आप इन्हें हीट करते हो तो ये दूर होने लगते हैं, दूर होने लगे तो फिर क्या होता है, वही जो चीज न्यूट्रल हुई है बेटा, जो पोलैरिटी न्यूट्रल हुई है, जो आइंस न्यूट्रल हुए, है ना, वो दोबारा जनरेट होने लगते हैं। तो वो आइन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है आयनाइजेशन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो जैसे ही ये फोर्स टूट के अलग अलग हो जाते हैं, एक कंप्लीट पॉजिटिव आइन बन जाता है दोबारा और एक कंप्लीट नेगेटिव आइन बन जाता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के टूटने के बाद। तो वो चीज क्या हो जाती है, अब ये फ्री हो गए बिल्कुल, तो ये हमारे कहलाते हैं क्या बेटा, डिसोसिएशन। समझ में आ गया नहीं। तो ये बच्चों को थोड़ा, क्योंकि ये आपको मतलब हमारे जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है वहां तो इतना कोई इश्यू नहीं करेगा, लेकिन कई थ्योरी के क्वेश्चन छोटे छोटे
आप बच्चे लोग आयनाइजेशन को एक डिसोसिएशन समझ लेते हैं, मतलब बच्चे के दिमाग में बस एक डिसोसिएशन एक टर्म रहती है, ठीक है। तो डिसोसिएशन आएगा तो तब जब पहले आयनाइजेशन होगा, मतलब आयंस बनने की जो स्टेज है, आयन फॉर्मेशन की जो स्टेज है, मतलब जैसे वो बन रहा है, समझ रहे हैं, वो कंडीशन क्या कहलाती है, आयनाइजेशन। और जैसे इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स टूट के वो कंप्लीट आयन बने और फ्री टू मूव है, समझ में आ गई नहीं, वो कंडीशन क्या है आपकी, डिसोसिएशन। ठीक है, अब देखो मैं देखो आपको इसका और बता के भी बुक्स में क्या दिख रखा है वो भी आपको देखो रीड करके मतलब पढ़ रहा हूँ, आप सुनना उसको, है ना। आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। शुरू में देखो शॉर्ट में क्या दे रखा है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का आयंस में चेंज होना, है ना, चेंज इनटू, है ना, आयंस इज आयनाइजेशन एंड सेपरेशन ऑफ द आयंस, ठीक है, इज डिसोसिएशन। समझ में आ गया, आयंस का बनना, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ आयंस दैट इज आयनाइजेशन, और आयंस का डिसोसिएट हो जाना, अलग हो जाना, दैट इज डिसोसिएशन ऑफ द आयंस। ठीक है बेटा, क्लियर। इसको देखो एक्सप्लेन भी इन्होंने क्या किया, द टर्म आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन आर ऑफन कंफ्यूज्ड, है ना। वी नो दैट द इलेक्ट्रोलाइट आर मोस्टली आयनिक सॉलिड, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। इन विच अपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है, आयनिक सॉलिड होते हैं और जो अपोजिटली चार्ज आयन से मिले होते हैं। कैटाइन और एनाइन आर म्यूचुअली हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कैटाइन एटाइन होते हैं वो एक दूसरे से, है ना, म्यूचुअली क्या होता है, हेल्ड होते हैं किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इन सॉल्यूशन, अब आगे देखो, जैसे सॉल्यूशन मतलब इन सॉल्यूशन, जैसे आपने पानी मिलाना स्टार्ट करोगे तो पानी और सॉल्ट मिलकर क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशन दीज आयंस आर रेडिली फॉर्म, ठीक है, दिस इज नोन एज द आयनाइजेशन। ये आयंस रेडिली फॉर्म होते हैं। तो मैंने भी क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही एक्वस मीडियम मिलता है बेटा, या आप हीट करते हो तो क्या होता है, आयन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। आयंस तो पहले भी थे लेकिन मिलके क्या हुआ, न्यूट्रल हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से न्यूट्रल हो गए थे, ठीक है ना बेटा। आगे पॉइंट समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास ये सिचुएशन थी, क्लियर पॉइंट। तो अब आओ इससे आगे बढ़ते हुए हम क्या करते हैं बेटा, क्लियर। तो आयन फॉर्मेट तो आगे इन द, it is known as the मैंने बताया the ions are readily formed and it is known as the ionization. For however अपॉन डाइल्यूशन, अब ज्यादा और ज्यादा डाइल्यूट करेंगे हम, डाइल्यूशन क्या होता है ना, डाइल्यूट करना, मतलब आपने उसमें और ज्यादा सॉल्वेंट पानी मिलाते गए डाइल्यूशन बढ़ता गया, तो वो फोर्स और जल्दी टूटे। इलेक्ट्रो जो आयनिक फोर्स है ना, तो इलेक्ट्रो या स्टैटिक फोर्स किसके बीच में, आयंस के बीच का, है ना। तो और अपॉन डाइल्यूशन द इंटर आयनिक अट्रैक्शन आर रिड्यूस, है ना, तो और भी ज्यादा क्या हो जाता है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है बेटा, क्लियर है पॉइंट। और एज ए रिजल्ट द आयंस गेट सेपरेटेड, और धीरे धीरे मैं वही सिर्फ आपको बताया, धीरे धीरे वो आयंस क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो जब ये सेपरेट हो गए, है ना, तो दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बेटा। तो फॉर्मेशन ऑफ आयंस इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंड सेपरेशन ऑफ द आयंस इट इज कॉल्ड डिसोसिएशन। याद रखना ये चीज, इसका जो डिफरेंस है, जो पाथ है बेटा, काम आएगा। कई बार आप कई लॉ में आप केवल आयनाइजेशन पढ़ोगे, तो आयनाइजेशन का मतलब समझिए, अभी आयंस डिसोसिएट नहीं हुए, और डिसोसिएशन मतलब दोनों के पहले आयंस बने थे, देन डिसोसिएट, फ्री टू मूव है ना, क्लियर पॉइंट। तो ये थोड़ा याद रखना, क्लियर है। चलो बेटा, तो इसी तरीके से अब हम बात करते हैं उसकी इलेक्ट्रो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो देखो, द इलेक्ट्रोलाइट विच आर आयनाइज्ड ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है नहीं। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे आयनिक कंपाउंड, है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट तो कुछ हाईली पोलर भी हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने आयनिक कंपाउंड नहीं बोला, ठीक है ना। तो ऐसे सब्सटेंस है ना, ऐसे आयनिक कंपाउंड्स है ना, जो हमारे, या इलेक्ट्रोलाइट सॉरी, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली आयंस में है ना, पहले तो आयनाइजेशन होगा, देन क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, ठीक है ना, बाद में। तो जो कंप्लीटली जितने मॉलिक्यूल्स, मान लो आपने कोई पीस लिया 4 ग्राम का, और उसमें मान लो 1000 आपके पास क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हमारे 100 है। तो 100 के 100 में क्या होगा, आयनाइजेशन हो जाए, ठीक है। मतलब जितना हमने सब्सटेंस लिया है और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सभी क्या हो जाए, आयनाइज्ड हो जाए, उनमें आयन फॉर्मेशन हो जाए, और देन वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए, है ना, क्लियर है पॉइंट। क्लियर। बाद में जब और डाइल्यूशन करोगे तो वो डिसोसिएट भी होंगे, लेकिन शुरू में क्या होगा, जब शुरू में आप एक्वस मीडियम दोगे तो उनमें क्या होगा, आयन फॉर्मेशन होगा। और ऑन डाइल्यूशन पे क्या होगा, जैसे जैसे आप उनमें पानी मिला के और डाइल्यूट करते जाओगे तो वो बिल्कुल आयनिक इंटरेक्शन टूट जाएगा और वो फ्री टू मूव हो जाएंगे, वो डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग, वैसे देखो कुछ बच्चे एकदम जल्दी जल्दी में ये बोल देते हैं कि strong electrolyte are that substance या that ionic compounds which completely dissociate into their ions। तो बात सही है ना, completely dissociate into their ions, अपने ions में completely dissociate, लेकिन होंगे कब, जब वो पहले completely ionized होंगे। तो या तो दोनों बातें बोलो,
कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, दैट इलेक्ट्रोलाइट विच कंप्लीटली आयनाइज एंड कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, सही है, फर्स्टली कंप्लीटली आयनाइज देन डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारे क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या हाईली पोलर, जैसे आपके KCl NaCl है ना, K2SO4 है ना, H2SO4 HCl, ये सब आपके किस में आते हैं बेटा, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं, क्लियर पॉइंट। अब ये आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl H2SO4 HNO3 है ना, तो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, है ना, सॉल्ट्स होते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो हमारे स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड होते हैं वो किसमें आते हैं, क्लियर, स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। क्यों होते हैं ये सब, क्योंकि एसिड का मतलब क्या है ना, जल्दी से ब्रेक होके, है ना, मतलब पहले आयन फॉर्मेशन हो H+ और Cl आयन और जल्दी से वो डिसोसिएट होके करें, तभी तो है जल्दी से H फ्री आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा जल्दी से H आयन फ्री करे, है ना, H आयन रिलीज करे। H आयन रिलीज कब कर पाएगा, जब वो H आयन और Cl आयन में डिसोसिएट होगा जल्दी से, और डिसोसिएट कब होगा, जब आयन फॉर्मेशन जल्दी से होंगे, और ये सब काम वो बहुत जल्दी करता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है। तो याद रखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन ये नहीं है कि सारे के सारे आयनिक कंपाउंड ही आते हैं, देखो HCl एक कोवलेंट कंपाउंड है लेकिन बहुत हाईली पोलर है, और पानी डालते ही तुरंत आयनाइज्ड होता है और आयनाइज्ड होकर तुरंत आयंस में डिसोसिएट भी होता है, क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से देखो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, दैट इलेक्ट्रोलाइट विच आर, है ना, वीकली, जो विच आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड एंड डिसोसिएट, जो है ना कंप्लीटली जितने भी हमने मॉलिक्यूल लिए आए हैं ना आयनिक कंपाउंड मिलके जो बना, वो सारे के सारे सब जो आयंस में आयन फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आयन फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं हुआ, जब जो और जो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हुए, है ना, तो फिर वो उतने ही डिसोसिएट होंगे जो आयनाइज्ड होंगे। तो हमने जितने लिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो सारे डिसोसिएट नहीं हो पाए ना, सारे आयन फॉर्मेशन नहीं हो पाए ना, ठीक है बेटा। तो वो हमारा क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपने सुना होगा वीक एसिड पढ़ के आए होंगे भाई, HCl H2SO4 HNO3 के अलावा देखो जैसे एसिटिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, और बहुत सारे हैं बेटा, है ना, जितने हमारे सल्फ्यूरिक तो आ जाता है स्ट्रॉन्ग में, लेकिन सल्फ्यूरस किस में आएगा, वीक में। आगे नहीं क्यों बोला वीक, है ना, क्योंकि ये कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ होगा, आयनाइज नहीं हुआ होगा, डिसोसिएट नहीं हुआ होगा। तो ऐसे हमारे जैसे अब AlCl3 है ना, बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग आयनिक होते हैं वो तो उधर आ गए, लेकिन सारे बाकी सब किस में जाएंगे, आपके उसमें जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखो, आपको याद है मैंने कहा था कि हमारा एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स में आएगा, याद है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो देखो यहाँ पर भी देखो वही टॉपिक दे रखा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, है ना, यहाँ हमें क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, क्लियर। तो देखो इसका फॉर्मूला भी वही दे रखा है, अब मैं बोल रहा हूँ, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच स्प्लिट इनटू देयर आयंस, विच स्प्लिट मतलब वही सेपरेट होना है ना, स्प्लिट इनटू मतलब अलग अलग होना, इनटू देयर आयंस, और नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, विच आर टेकन, है ना, हमने टोटल कितने लिए और उसमें से बेटा कितने जो होते हैं आइंस में डिसोसिएट होते हैं ना, स्प्लिट करते हैं, और इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वही हम अल्फा अल्फा से करते हैं, क्लियर है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास क्या हो गया कि हाउ मेनी, है ना, जो मतलब हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर डिसोसिएटेड इनटू देयर आइंस इन टोटल, तो इसका रेशियो निकाल दो, ये हमारा क्या बन जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज रेशियो आ जाता है ना, कि 20% डिसोसिएशन है ना, डिसोसिएशन है ना, याद करो वहाँ एसोसिएशन में भी हमने ये चीज पढ़ाया था, क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से देखो ये हमारे पास बना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री वो, हाँ डिग्री ऑफ, यहाँ पर क्या है देखो बेटा, एसोसिएशन आपको बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आइंस में डिसोसिएट ही तो होते हैं, तो यहाँ आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, वही सेम चीज आ गई बेटा हमारे पास, क्लियर है। अब इसके बाद देखो कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग दे रखे हैं, जैसे याद करो हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पे क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किन बातों पे डिपेंड करती है, वहां भी हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, और सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के अलग थे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, याद आ गया, क्लियर। तो वहां फैक्टर अफेक्टिंग थे, याद करो वो किस पे डिपेंड करे थे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, है ना, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट थी, एक चौथा टेम्परेचर, पांचवा प्रेशर, कहीं कोई चीज टेम्परेचर पे बेस्ड हो रही थी, कोई प्रेशर पे, याद आ गया आपको बेटा। तो देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हम यहाँ भी पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास, अब हम फैक्टर अफेक्टिंग, हाँ जी बेटा बोलो,
क्या बेटा? विस्कोसिटी मतलब क्या? हाँ, इस पे क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? क्यों नहीं आएगी? अभी आप ही बताओ कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास 100 ml वाटर लिया और उसमें मान लो 20 ग्राम NaCl डिजोल्व किया, और एक आपने 100 ml वाटर लिया और उसमें भी 20 ग्राम NaCl है, ठीक है? तो क्या होगा कि जो आइंस का इंटरेक्शन होगा, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ में, या जो पहली बार जो डिसोसिएशन का रेट होगा, इंटरेक्शन तो बाद में बनेगा, वो भी इस बात पे डिपेंड करता है। तो आप बताओ दोनों में सॉल्यूशन की विस्कोसिटी भी अलग होगी, कंसेंट्रेशन भी अलग होगी, नहीं होगी? ठीक है नहीं? तो हमें ये फैक्टर फैक्टिंग्स नहीं आती है चीजों पे, लेकिन वो विस्कोसिटी पे कैसे फैक्टर करेगा, है ना, आपने जहां पढ़ा है आप उसको पढ़ना है, ठीक है ना बच्चा? चलो उन्हीं पे जा रहे हैं हम अभी। तो देखो जैसे सॉल्युबिलिटी में हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्यूट था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट था, है ना, और उनके बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन था, सेम यहाँ पर भी है। अभी मान लो फॉर एग्जांपल आपने वाटर लिया, है ना, टू सेपरेट सेपरेट बीकर्स है ना, एक में आपने 10 ग्राम NaCl डाला और एक में 10 ग्राम AlCl3 डाला, लेकिन सॉल्वेंट सेम है, ठीक है? अब देखो NaCl का जो डिसोसिएशन का रेट है वो अलग है, और AlCl3 का क्या है, ये मेटालिक नेचर है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो Cl से जुड़ा होता है बेटा, उसके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो एक NaCl का जो बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो जैसे ही पानी में डालते हैं तो जो हाइड्रेशन एनर्जी का इफेक्ट होता है और लैटिस एनर्जी को ब्रेक करने के लिए, वो दोनों में अलग अलग है। तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करा कि नहीं करा? पॉइंट। तो यहाँ नेचर ऑफ सॉल्यूट ना बोल के हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो देखो दोनों जगह आप सबको, एक जगह ज्यादा आयंस डिसोसिएट होंगे, है ना, पहले आयनाइजेशन का रेट ज्यादा होगा, और एक जगह आयनाइजेशन का रेट क्या होगा, कम होगा दूसरे के कंपैरिजन में। तो जब बेटा हमारा आयनाइजेशन का रेट ही कम है, आयन फॉर्मेशन एक जगह ज्यादा हुए और एक जगह आयन फॉर्मेशन, है ना बेटा, कम हुए, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इनके थ्रू जो चार्ज पास होगा वो भी तो अलग अलग होगा, क्योंकि जो बेटा आयनिक कंडक्टर में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो चार्ज पास होता है वो आयंस के थ्रू ही होता है। अब आयंस ही एक जगह कम है बेटा, एक जगह ज्यादा है, आयन फॉर्मेशन ही एक जगह कम हो एक जगह ज्यादा हुआ है, तो वो अपने थ्रू जब कम आयन बेटा प्रोड्यूस हुआ है और एक जगह ज्यादा आयन प्रोड्यूस हुआ है, तो उनके थ्रू जो चार्ज फ्लो करेगा उसमें भी तो डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा? क्लियर है पॉइंट? और वही चीज क्या कहलाती है, इन इलेक्ट्रोलाइट की जो नेचर होती है चार्ज को फ्लो कराने की टेंडेंसी, वही तो कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी पर असर आया कि नहीं आया? ठीक है, इस तरीके से देखो मैं इसको पढ़ भी रहा हूँ, है ना, आप ध्यान से सुना कि नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज वेरी सिग्निफिकेंट एज फार एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना, इस पे मतलब वो कहने वही चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इज कंसर्न। कैसे? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द आयनिक कंपाउंड सच एज एसिड, बेस और सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट, वाइल मॉलिक, है ना, जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, समझ में आ गया? जैसे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखो मैंने बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, और सॉल्ट्स, सॉल्ट जो होते हैं वो आयंस में डिसोसिएट होंगे, और एसिड और बेस ये जो ये क्या होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड हमारे किसमें आ गए बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर में, है ना। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड लाइक शुगर, है ना, आयोडीन, यूरिया आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? तो याद करो ये सारे क्या होते हैं, आप सॉल्यूशन में भी पढ़ चुके हो बेटा उन न्यूमेरिकल्स में, जितने हमारे बायोमोलिक्यूल्स थे, शुगर शब्द किसमें आती है, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन बायोमोलिक्यूल्स में, है ना, पॉलीमर्स ये बायोमोलिक्यूल्स में, याद आ गया, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है ये क्या होते हैं, आइंस में डिसोसिएट ही नहीं होते, तभी तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। क्लियर है? तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और इट्स कंडक्टिविटी पावर is expressed in term of the degree of ionization or degree of dissociation, ठीक है? तो बात वही आ गई, देखो अब इन्होंने देखो घोलमाल मतलब हल्का फुल्का इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया, वही चीज तो हमने डेप्थ में एक्सप्लेन कर दिया कि भाई NaCl और AlCl3 के जो आयन फॉर्मेशन का रेट होगा, एक जगह ज्यादा आयन फॉर्म करेंगे, एक जगह कम, तो बताओ। अब बात वही आ गई ना, इन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के उस फॉर्मूले पे बोल दिया। क्लियर ना पॉइंट? कि भाई अब आप ही सोचो, जहाँ पे आयन फॉर्मेशन कम होंगे वहां पे कम, यहाँ पे आएंगे मतलब 10 में से 2 आएंगे, मान लो कोई 4 आयन बना रहे हैं तो वहाँ 4/10 आएगा, तो दोनों जगह वैल्यू बदली, उन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने उस तरीके से बोल दिया। तो ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अब इसी तरीके से देखो एक अगला दे रखा है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है? अब वो देखो क्या है, देखो मैंने बोला ना सॉल्यूट की जगह वो वर्ड यूज करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूट नहीं करेंगे, लेकिन सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट ही रहेगा। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखो उनमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वही चीज हमारे पास। तो ऑल्दो इलेक्ट्रोलाइट आर कंडक्टिंग इन द मोल्टन स्टेज में ही इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंडक्टिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, समझ में आ गया ना? देयर कंडक्टिविटी पावर इंक्रीजेस, ठीक है ना, when these are dissolved in suitable solvent to form the solution। मतलब इलेक्ट्रो, हाँ देखो अब ये चीज कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में ही उनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। मतलब देखो ये कह रहे हैं ना कि द देयर कंडक्टिविटी, तो देखो मोल्टन कंडीशन में कंडक्टिविटी, ऑल्दो शुरू से पढ़ रहा हूँ, ऑल्दो इलेक्ट्रोलाइट आर कंडक्टिंग इन द मोल्टन स्टेज में
क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, ठीक है, एंड देयर कंडक्टिविटी पावर इंक्रीजेस, है ना, एनोमिनसली, ठीक है ना, मतलब क्या होता है, कंडक्टिंग पावर इंक्रीज करती है ना, तो व्हेन दीज आर डिसॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने के लिए एक सुटेबल सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, तब उनकी कंडक्टिविटी की जो पावर होती है वो इंक्रीज करती है। अब वो याद है क्या क्या चीज कहना चाह रहे हैं, ये वही चीज कहना चाह रहे हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। मान लो कोई आयन, हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमारा सॉल्वेंट भी क्या है, हाईली पोलर है, तो क्या होंगे वो जल्दी आयंस में डिसोसिएट होंगे। और अगर एक कोवलेंट है एक आयनिक है तो डिसोसिएशन का रेट क्या हो जाएगा, है ना, लाइक वो बॉन्ड एनर्जी जब सिमिलर होती है तभी तो एनर्जी जो डिफरेंस होता है वो कम होता है और वो जल्दी से एक्सचेंज हो जाता है। याद आ गया वो, ये भी चीज हमने कहाँ पढ़ाई थी, सॉल्युबिलिटी में पढ़ाई थी, ठीक है, तो ये उसी चीज पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको आगे देखते हैं कि दीज आर द मोस्टली पोलर इन नेचर, है ना, जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली पोलर इन नेचर होते हैं, समझ में आ गया नहीं, एज वाटर, अल्कोहल्स इटीसी। हाउएवर वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में बेस्ट सॉल्वेंट है बिकॉज ऑफ द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, देखो इसको पूरा डेप्थ में तो एक्सप्लेन ही हमारा कहाँ करेगा, आपकी फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट आएगी, आप देखना वहां पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, लेकिन डाई हम आपको बेसिक बेसिक सा बता देते हैं जो यहाँ का चीज है। देखो बेटा जैसे ये बोला ना कि हमारे पास क्या है कि however water is the best solvent for the electrical conductivity because of their very high electric constant। देखो इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, हाई डाइलेक्ट्रिक, तो देखो कोई भी जो आयनिक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो दो आयन से मिलकर बना होता है ना, कैटाइन और एनाइन, तो उनकी जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिंग पावर होती है वो उन्हीं चीजों पर तो डिपेंड करेगी कि कैटाइन कितनी जल्दी, मतलब कैटाइन फॉर्मेशन की कंडीशन में पहुंच रहा है और एनाइन, तो इसका जो दोनों का रेशियो निकाला गया वो आप देखना फिजिक्स में, वो आपको मिलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेसिस पे, ठीक है ना, उसको एक फॉर्मूला करके ड्राइव किया गया, मतलब जो आयनाइजेशन का रेट और जो डिसोसिएशन का रेट होता है बेटा, ठीक है, वो बेसिकली किस पे जाता है, मतलब उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयन फॉर्मेशन, इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या होता है वो आप वहां पढ़ोगे, ठीक है ना बेटा, पूरी तरीके से। तो इट हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ आयंस, किसमें, देखो आयंस के सेपरेशन में हेल्प करता है, विच इज आल्सो कॉल्ड द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आगे देखो जस्ट अभी मैंने बोला कि आयन डिसोसिएट का जो रेट होता है बेसिकली वो उन चीजों पे आता है। अब देखो कैटाइन एनाइन के बीच का जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, उसी पे तो डिपेंड करता है डिसोसिएशन, है, जिसको हम याद करो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे बता देते हैं, क्लियर। तो यह मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रोलाइट और वैसे ही सॉल्वेंट होगा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमें हाई पोलर डालना पड़ेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो लेस पोलर सॉल्वेंट है उसमें भी जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब आयन जल्दी बन जाएंगे, ठीक है ना बेटा, इस तरीके से, क्लियर है। चलो जी बेटा, जैसे अभी जो उनकी अभी जिस भी बच्चे ने ये बेटा देखो विस्कोसिटी वाली बात पूछी थी, अब उसी पे बेस्ड आगे की चीज दे रखी है, देखो इट मे बी नोटेड दैट हाईली विस्कस सॉल्वेंट, है ना, इट मे बी विस्कस दैट हाईली विस्कस सॉल्वेंट लाइक ग्लिसरॉल, ऑयल्स etc डू नॉट फेवर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को फेवर नहीं करते ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इन देयर मॉलिक्यूल। तो देखो क्यों नहीं होता, तो हाईली विस्कस का मीनिंग जो सॉल्वेंट हमारे हाईली विस्कस है, मतलब क्या, देखो विस्कोसिटी कब ज्यादा होगी, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल पास पास होते हैं तभी तो वो विस्कस हाई बन जाएगा। अब आप सोचो कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाई विस्कोसिटी है, मतलब क्या उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, और अब आपने ऐसे डाला तो आयनिक वो डालने के लिए जल्दी से सेपरेट भी तो होने चाहिए, जैसे हमने बोला आयनिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहाँ ज्यादा होती है, जब सॉल्वेंट हाईली पोलर होता है, हाईली पोलर का मतलब जल्दी से अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए, आयन फॉर्मेशन कर जाए। अब यहाँ इंटरमॉल, तो जब हमारे पास जो विस्कस सॉल्वेंट होते हैं जैसे लाइक ग्लिसरॉल ऑयल वगैरह इन्होंने बोला, अब इनमें खुद ही इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो पहले तो ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का फोर्स तोड़ने के लिए चाहिए, फिर इनको आइंस में डिसोसिएट करने के लिए चाहिए, तो ज्यादा फोर्स चाहिए, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर देगी, नहीं कर देगी, आगे पॉइंट समझ में। तो इस तरीके से क्योंकि वो इंटरेक्शन पहले खुद ही में बना पड़ा है आपस में, वो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तब ये अलग होंगे तब वो बेटा आइंस के सॉल्व जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डिसोसिएशन और उनमें एक फोर्स बनेगा बेटा, समझ में आ गया नहीं, तो वो खुद ही बने पड़े हैं, वो कहां से फ्लो कराएंगे, क्लियर। तो इसलिए तो याद रखना जो हाईली विस्कस होंगे वो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो जो कंडक्टिविटी होती है वो विस्कोसिटी, सॉल्वेंट जितना ज्यादा विस्कस होगा तो वहां पे हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी वीक पड़ती जाएगी, है ना, क्लियर है पॉइंट, डिक्रीज करती जाएगी। मतलब आप देखो इसमें एक दे रखा है हमारे पास सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आइंस, एक दे रखा है हमारे पास डाइल्यूशन, है ना, एक टेम्परेचर, ठीक है ना, तो हम इनको बेटा, है ना, क्योंकि अभी 9:20 हो रहा है, इनको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा, ठीक है। तो अभी वाले में कुछ हल्का फुल्का पूछना हो केवल वो बच्चे रुके और बाकी बेटा अपनी इंग्लिश की क्लास में जाए। हाँ जी बेटा बताओ।
बेटा इंग्लिश का कोड मैं नहीं दे सकता, वो आप इंग्लिश के टीचर से मांगना पड़ेगा आपको, ठीक है। या फिर एक भरत सर ने वो दिया था, क्या कहते हैं, कॉमन पेज डाला था, चलो मैं एक व्हाट्सएप कर दूंगा तुम्हें, व्हाट्सएप का नंबर, तुम मुझे अपने व्हाट्सएप के नंबर से एक मैसेज करना, ठीक है। मैं उसमें सारे टीचर्स का टाइम टेबल और कोड है वो सब कर दे दूंगा, नाम लिख देना अपना व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, नाम से मैसेज करना। ठीक है बच्चों, जल्दी से क्विट करो फिर बेटा, बेटा 1 by 1 क्विट करो जल्दी से। हाँ जी सत्यजीत, आप तो बहुत दिनों बाद आए।